हमारा मौक़िफ़ ये है, ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ी फतह है। जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है, ये हालात ठीक नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अक्सरियती राय से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए हुक्म जारी कर दिया है। पंजाब में इलेक्शन के लिए सदर और इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तारीख के लिए मुशावरत का कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर दिया है, ताहम हालात का इस्तिस्ना देते हुए 90 दिन की शर्त से इनहराफ की कम से कम गुंजाइश रखी गई है। अब ये कम से कम गुंजाइश कितनी कम या ज़्यादा होगी, इसका तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। ताहम फरीकैन की जानिब से फैसले की मुतज़ाद तशरीह की जा रही है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि अक्सरियती फैसला क्या है। क्या इस वजाहत के लिए एक बार फिर अदालत से रुजू करना पड़ेगा? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का किरदार भी अहम है, क्योंकि हालात को देखकर तारीख के लिए मशवरा कमीशन ने देना है। इन कानूनी सवालात से भी बड़ा सवाल सियासी बहरान के हल का है। क्या आज के फैसले के बाद सियासी बहरान में कमी आएगी या बहरान मजीद गहरा होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने फैसले को जमहूरियत की फतह करार दिया है, जबकि वजीर कानून ने इसे 4-3 की जजमेंट कहकर हतमी फैसले के लिए हाई कोर्ट्स की तरफ रेफर किया है। सुने वजीर कानून क्या कहते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिनिल्लाह साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हो जाना चाहिए। सियासी पहलू इसलिए भी आम है कि अदम इस्तेहकाम के बाइस महंगाई की माहाना शरह 31.6% हो गई है, जो दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। IMF से मुआहदा मुकम्मल होने में दुश्वारियां अलग हैं। इन तमाम कानूनी सवालात और सियासी सवालात का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के आगाज़ में सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे अली नवाज अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब रज़ाक साहब माहिर कानून हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो मसला है वो जो सुप्रीम कोर्ट, अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब भी जो है एक अपनी जो बयान जारी कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने यही कहा कि अदालत के फैसले के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है और ये हुकूमत बहाने बना रही है, तलाश कर रही है कि किसी तरीके से इंतखाबात ना हो। उन्होंने कहा तज्जियाकार भी ये बातें कर रहे हैं जैसे कि अब पता नहीं क्या हो जाना है इसके बाद। उन्होंने कहा बड़ी क्लियर कट पोजीशन है, अब तो हम जा रहे हैं, अगले हफ्ते से इलेक्शन कैंपेन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा इसको हमने ख़त्म कर दिया है। जो जेल में रह गए हैं वो अब ज़ाहिर उन्होंने वो जेल में रह गए हैं, अब जो बाहर हैं उन्होंने तहरीक शुरू करनी है, जो जेल में उन्होंने बाहर आना होगा। तो वो तो अब इस मोड में चले गए हैं कि वो समझते हैं कि बस अब इलेक्शन की तैयारी है। लेकिन अगर हुकूमत को देखें तो हुकूमत का मूड नहीं लग रहा कि वो फैसले पर मिनवान अमल करेंगे। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, ये जो फैसला आया है, अक्सरियती फैसला क्या है? पहले ज़रा अटॉर्नी जनरल ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसका आपसे जवाब लूँगा। जी सुनाइएगा। ये बात वैसे अदालत में भी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा था तो सुनाई गई थी, लेकिन जो फुट नोट है वो अदालत में नहीं पढ़ा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो बड़ा मानी खेज है। फुट नोट ये कहता है, इनिशियली a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petition. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means कि इस केस के रिकॉर्ड में
5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। ये सूरत हाल है। एतज़ाज़ साहब, ये जो अटॉर्नी जनरल की इंटरप्रिटेशन है इस फैसले की, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं, योर टेक ऑन दिस, या इख्तिलाफ करते हैं? और हुकूमत ने अगर अपनी तशरीह की तो क्या होगा? क्या दोबारा अदालत की तरफ जाएगा ये मामला? ये मामला अदालत में क्यों जाए? बड़ा क्लियर है, वाज़े है कि गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द 3 मेंबर बेंच। ये खुद कह रहे हैं फुटनोट में कि द बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच में 5 मेंबर रह गए जज साहिबान। अब 5 मेंबर जज साहिबान उन्होंने बहस सुनी। उन्होंने बहस सुनने के बाद और फैसला दिया। 1-2 दिन उसमें एक रात भी लगी और उन्होंने सुनी, सारा कंसीडर किया, फैसला दे दिया। अब 2 जज साहिबान जो कि नहीं है उस मेंबर बेंच के मेंबर, वो किस तरह गिनती में आ सकते हैं? तो बेंच तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स थ्रू द मेजॉरिटी ऑफ इट्स बेंचेस। हर बेंच, ये तो इस तरह हो गया कि अगर चीफ जस्टिस एक बेंच बना दे और उसमें वो बहस चलती रहे, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ जो उसमें बेंच में नहीं हूँ, पर मैं बाद में उनको कहता हूँ यार मेरी भी गिनती कर लेना उसमें। मेरा व्यू भी ये है, मैंने एक और केस में या इस केस में पहले एक व्यू दिया था, वो मेरा भी गिनती कर ले। मैंने बहस नहीं सुनी। जिसने बहस न सुनी हो और वो बहस, और ये खुद मान रहे हैं, ये अकलियत जो इस फुटनोट को नहीं, मेन जजमेंट को ही देखें। मेन जजमेंट में कहते हैं कि शुरू ही होते हैं बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 अगेंस्ट 2। जब ये बैठे थे वहाँ, चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ा और कहा बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 अगेंस्ट 2 दिस इज आवर जजमेंट। ये वहाँ कहते हैं कि जी ये तो वी आर ए 7 मेंबर बेंच, वी आर नॉट अ 5 मेंबर बेंच। आप देखें ना, यहाँ वहाँ एकदम टोक देते। वो उस पे उनका उस फैसले को पढ़ के बाय मेजॉरिटी ऑफ 3 अगेंस्ट 2 आपने पहले ही पढ़ के और अपना नोट लिखा, इख्तिलाफी नोट। उससे इसने तो इख्तिलाफ नहीं किया कि ये 7 मेंबर थे कि ये 5 मेंबर थे। 5 मेंबर बैठे हैं, उन्होंने सुना है केस, उन्होंने 5 जजेस ने उन्होंने फैसला दे दिया। अब अगर उन 5 मेंबर्स को आप किसी वजह से उनकी अक्सरियत का फैसला होता है, किसी तरह वजह से आप डिस्प्यूट करते हो, तो आप 2 नए जज रिक्रूट नहीं कर सकते। उसमें वो 5 की गिनती 5 की होगी। बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, इसने बहस सुनी है। अगर आप इस तरह करते हो और इसको वजह बनाते हो उसको, उन 3 मेंबर्स को डिसोबे करने की, तो फिर आप यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बल्कि मैं यहाँ तक समझता हूँ टेंटेटिवली कि अगर जज साहिबान इसको इसी तरह चलने देते हैं, वो 2 फाजिल जज, बेहतरीन जज है, अतर मिनल्ला साहब और याया अफरीदी साहब, अगर वो इसको इसी तरह चलने देते हैं जो अपनी गिनती होने देते हैं उन 2 जजेस में, और गवर्नमेंट सारी उस पर चल रही है उस पे, तो पहली तो बात ये है कि वो इसमें मतलब है मार्गदर्शन के साथ शायद केस मिसकॉन्डक्ट का बनता हो कि जिस बेंच में आप बैठे नहीं है, जिस बेंच में आपका शुमार नहीं हुआ, जिस बेंच ने बहस सुनी है उसमें आप शरीक नहीं हुए, उस पे उसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं फैसले की। और इतना अहम और इतना बड़ा फैसला, ये तो मुनीर साहब के वक्त का से भी बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। अच्छा, अब एक और बताओ सर जी, एक और बताओ जी करूं, वो ये है कि आपने 3 मेंबर के बेंच मेजॉरिटी को नहीं माना गवर्नमेंट ने। चलिए 1 मिनट के बाद आप नहीं मानते, मुझे ये बताएं कि पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व हो गई है, खैबर असेंबली तो डिसॉल्व हो गई है, 70% पाकिस्तान की असेंबली डिसॉल्व है। अब इसको इस पे किसी ने एतराज नहीं उठाया। ये जो बेंच का फैसला है ये पोस्ट डिसोल्यूशन फैसला है, ये डिसोल्यूशन हो गई है, वो असेंबली गई पुरानी, वो खैबर की भी गई। अब 90 दिन बाद ये क्या केयर टेकर्स 9 साल के लिए बैठे रहेंगे? 1 महीना 1 दिन भी नहीं बैठ सकते, ये इलीगल हो जाएंगे। आप नॉमिनेट करके तो नहीं कर सकते। अब मेरा ख्याल है ये खुद उठ जाएंगे। मोहसिन नकवी जैसा एक शरीफ इंसान है, मैं उसको जानता हूँ, खैबर वालों को मैं नहीं जानता हूँ, बट वैसे वो आजम खान भी एक
मोतबर शख्सियत है और ब्यूरोक्रेट रहे बड़े, सुना है उनकी तारीफ ही सुनी है। तो एतजाज साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं, आपने वैसे ये पहले भी ये बात की, आपने कहा कि वो एक दिन भी जो है वो अजनबी हो जाएंगे, वो इंटरिम सेटअप नहीं रहेगा। जरा ये बताइएगा, इन्होंने जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है उसमें जो अक्सरियती 3-2 जाहिर है, तो उसके अंदर भी वजीर कानून ने एक नुक्ता निकाला, जरा वो आपको सुनवाता हूँ, फिर इस पर भी कॉमेंट आपका चाहिए हो। 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ईसीपी या सदर और ईसीपी मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं, या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। एतजाज साहब, प्रोवाइजो है अगर का, तो अगर के साथ उन्होंने कहा है, और फिर ये कितना कोई टाइम होगा, अर्लीस्ट कितना हो सकता है? अर्लीस्ट महीनों में भी जा सकता, 2 महीने 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, कितना हो सकता है? खुदा ना खास्ता इतनी वैक्यूम ना क्रिएट करेंगे, इतनी वैक्यूम करेंगे आप क्रिएट तो और ही कोई आके बैठेगा, भाई फोर्स ऑक्युपाई करेगा। आप इलेक्शन कराएं, पंजाब की गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट लाए, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट सक्सेसर गवर्नमेंंट होनी है, क्योंकि केयर टेकर आप क्यों, किस तरह आप इलेक्शन से गुरेज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं कर सकते। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये कहते हुए कि ये जज साहबान, मेरे तो जो डिसेंटिंग जजेस हैं उनमें से 3 मेरे बड़े, मतलब मैं अब ये कोई अपनी बड़ाई या कोई क्लाइंटेल बढ़ाने को नहीं कह रहा हूँ। एट माई एज एंड 55 years in this profession, I am not going to be trying to show कि I am very friendly with the judges, and therefore मैं तो जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करवाया उसी दिन मैंने ऐलान कर दिया मैं इनके सामने नहीं पेश होगा, क्योंकि मैंने इनके साथ मुहिम भी चलाई है और इनकी वकालत भी की। इनकी वकालत की थी बिफोर दी 13 मेंबर बेंच। ठीक, अब मुझे तो तकलीफ होती है कि इतने अच्छे लोग या सच ए प्लेजेंट पर्सन, सो इज अतर, एंड अतर ने अपना नाम मनवाया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और याया का नाम बहुत है, he is considered a very thinking judge। ठीक, पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस भी रहे। अब ये अपना नाम आदम नजीर तारड़ को और अपने नौजवान अटॉर्नी जनरल को और राना सनाउल्लाह को इजाजत देंगे कि आप इस्तेमाल कर लें हमारा नाम, हमें फिक्टिशियसली उस बेंच पे पहुंचा दें जिसपे हम नहीं थे, और सारी हुकूमत को डिफाई करवा दें उससे। सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे जरा वक्त की थोड़ी कमी है, तो साहब ये बताइएगा कि आपको बहरान आगे बढ़ता, अब सियासी सवाल है, आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है या कम होता दिखाई दे रहा है, जो आपको एज ए पोजिशनिंग दिख रही है ऑपोजिशन गवर्नमेंट इस फैसले के बाद? इस फैसले के बाद अगर इस फैसले पे मुताबिक चलते हैं, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो 3 जजेस का फैसला है, तो फिर तो कोई बहरान नहीं आए। उन्होंने बहरान से निकाल दिया कि 90 दिन के आप 95 कर ले, 100 कर ले भाई साहब, पर आप इलेक्शन कराएं और गवर्नमेंट बहाल करें सुप्रीम पंजाब में जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट और खैबर में, ठीक तो बच जाती। अगर इस फैसले को की नफी की जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मैं कहता हूँ सुन ले कि ये उनके आस तक गिरेबान भी नहीं बचेंगे। और इतना नफाक और इतनी कदूरतें अगर आपके दिलों में एक दूसरे के लिए होंगी। राइट, आप ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है इसको लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना है, अगर ये ना हुआ तो फिर कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक लग जाएगी। दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अली अवान साहब, हुकूमत की तशरीह आप देख रहे हैं, एक तो ज़ाहिर है ये कानूनी हम बात कर रहे हैं ना, हुकूमत ने भी कानूनी नुक्ते निकाले हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर नहीं करवाते हैं, जिस तरह भी खान साहब भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर बात कुछ और ही हो रही है अदालती फैसले के बावजूद, और वो भी कोई ना कोई कानूनी नुक्ता लेके आ रहे हैं, सो क्या होगा इस फैसले के बाद? आपको क्या लगता है कि 10-15 दिन ऊपर हो जाएंगे या लंबा जा रहा है काम? देखिए आदिल, पहले तो आपको मुबारकबाद, मैं आपके पहले शो में आया हूँ
और आपने स्टार्ट किया तो पहले आपको मुबारकबाद। सेकेंडली मजाक देखें, असल चीज है क्या? असल ये चीज है, फैसला बड़ा क्लियर है। 5 मेंबर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, 3-2 से फैसला आ गया, खत्म हो गई बात। अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ कैसे सकती है? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नए इंतखाबात के थ्रू आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर हम अमूमी राय ली जाए तज्जिया निगारों की, अमूमी राय ली जाए वकीलों की, इकोनॉमिस्ट की, ओवरऑल जितने तबका है फिक्र हैं उनसे आप ले जाए तो कहते हैं स्टेबिलिटी आएगी कैसे? आपकी स्टेबिलिटी सिर्फ नए इलेक्शंस के थ्रू आ सकती है। अब आपका जो आईनी बुरहान है वो आज खत्म हो गया। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे आपकी 5 साल की गवर्नमेंट आएगी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए, और मैं कहता जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी आ जाएगी। तो हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। हमें देखें, अक्लमंद और बेवकूफ आदमी में फर्क ये होता है आदिल भाई कि बेवकूफ आदमी एक अमल बार बार करता है और उसका नतीजा उसकी मर्जी के मुताबिक ना भी आ रहा, वो अमल दोबारा करता है। अक्लमंद आदमी उसको प्रैक्टिस करता है, अगर उसकी मर्जी का नतीजा ना आ रहा हो तो वो दूसरी तरह करने की कोशिश करता है। इस पीडीएम गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इलेक्शन कराने में। जो आपने बात की, मुझे बताएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट ऑर्डर्स गए हैं। अगर इलेक्शन गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मानता, वो डायरेक्ट मुर्तकब होगा तौहीन अदालत का। वो क्या रही है अदालत कि मसला ये ना कि ईसीपी पे तो कंटेम्प्ट लग नहीं सकती ना अली भाई। इसमें मसला ये है कि वैसे मैं पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है, उनको दावत भी दी है, गवर्नमेंट तो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है तो बाकी किधर मौजूद होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईसीपी पे, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पे तो ये कंटेम्प्ट नहीं लग सकती ना, वो तो एक ऑटोनमस बॉडी है। उसके बाद कोई बात हो सकती है कि हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन ईसीपी तो इससे मुबर रहा है। देखिए आज गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो दीजिएगा जी स्टूडियो में। जी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर खिलाफ आइन काम किया। गवर्नर के बारे में ये कहा ना कि ये खिलाफ आइन काम किया है इसके अंदर। तो गवर्नर क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या गवर्नर वही नहीं है जो सदर का स्टेटस है? वही गवर्नर का स्टेटस है, वो सदर के नीचे मतहत होते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल सिर्फ इलेक्शन कराना है, और इस डिसीजन में उसको कह दिया गया हुआ है कि एक जगह की जो चले मैं जरा शोएब साहब से भी शोएब साहब से भी, शोएब रज़ाक साहब बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे भी इस पर सर ईसीपी नरगे में आएगा क्या? उस पर मेरा ये ख्याल है कि उन पे तो कंटेम्प्ट नहीं लग सकेगी, वो एनोनिमस बॉडी है, बट वो गवर्नर्स का हवाला दे रहे हैं कि अगर गवर्नर का जिक्र हो सकता है तो फिर ईसीपी को कैसे जो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, Supreme Court has very successfully resisted the temptation of interfering with the constitution institutions. Election Commission को ये कहा गया है कि आप constitutional institutions हैं, मैंडेट आपके पास है, आपने 90 दिन में इलेक्शन कराना है, और अगर आगे पीछे कुछ दिन बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन विच यू हैव रेज्ड कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, उसमें कोई 10-15 दिन की देर होती है तो वी आर ओके विद दैट। नहीं 10-15 दिन तो इसमें लेकिन अर्लीस्ट की बात की गई है। हाँ। अर्लीस्ट की बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा है, दूसरा देखें, आपने इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी बहुत ही इज्जत देनी है। अभी वो 2 मीटिंग्स कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन 2 मीटिंग्स कर चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुली नहीं किया, उनको कहा यू हैव ए मैंडेट, कहा है उनको कि मैंडेट है आपका। अगर आप इसमें कोई थोड़े बहुत देखें ना, किसी बंदे ने नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के बाद हो सकते हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लॉजिस्टिकली अगर पॉसिबल नहीं है तो आप थोड़ा। फॉर इंस्टेंस मैं अब जरा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि अब हमारे सामने सिनेरियो है ना कि गवर्नमेंट तैयार नहीं है, तो दोनों शॉर्ट्स आपको सुनवाए ना, अटॉर्नी जनरल की भी बात आपने सुन ली और वजीर कानून की भी सुन ली, वो तो तैयार नहीं है, पीडीएम तैयार नहीं है, बज़ाहिर भी लगता है उससे में। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन खड़ा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना आरओज हैं, ना उसको लॉ इन्फोर्समेंट के लिए पर्सनल मिल रहे हैं, ना उसको फाइनेंसेस मिल रहे हैं। 170 अरब का बजट शॉर्टेज वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट निकली है, 60 अरब 70 अरब इलेक्शन कराने के लिए आपको चाहिए, वो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अभी मैं आपके सामने, अब आपने कहा ना 15 दिन की बात, यानी कोर्ट की शायद अजम्पशन ये है कि को 15-20 दिन आगे पीछे हो जाने, कोई गल नहीं, तुसी कर लो, ताड़ा मैंडेट है। लेकिन सवाल ये है कि वो कहीं आगे रमज़ान है, रमज़ान में भी सिक्योरिटी मामला, जुलूस, चीज़ें, यू नो व्हाट आई मीन।
तो अगर वो कहते हैं रमजान के बाद, तो इसका मतलब 1-1.5 महीने भी आगे जा सकता है। बिल्कुल, देखें ना, वजह ये हो रही है कि आपने मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया ना, और इलेक्शन कमीशन को साथ ये भी कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा क्या है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराना है। अगर आगे पीछे कुछ दिन होते हैं तो आपने उन दिन को जस्टिफाई करना है, उन दिनों को आपने ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाई करके बताना है कि जी ये वजूहात थे जिसकी वजह से इलेक्शन 90 दिन से थोड़ा आगे चला गया। कितना थोड़ा? देखिए ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अपने हिसाब से तो महीने से ऊपर आप नहीं कर सकते ना, महीने से ऊपर आप नहीं कर। क्या होगा फिर? इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी? सुप्रीम कोर्ट को तो आंसरेबल है ना। नहीं तो कंटेम्प्ट लगेगी फिर? नहीं, कंटेम्प्ट तो देखे ना, वजह ये हो रही है कि आपने पहले तो एडमिट कर लिया कि मैंडेट उनका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी भी तो दे हैव टू जस्टिफाई बिफोर सुप्रीम कोर्ट के जी ये रीजन है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी सुनने के बाद ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करेगी ना कि इलेक्शन कब हो सकते हैं। देखें, आपके ख्याल में, वैसे मैं इससे कानूनी से हट के जरा इसको दूसरी तरफ सियासी नुक्ते से भी बात कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि एक तरह से अब दोबारा बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली गई है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों जमातें भी बीच का कोई रास्ता निकाल लें और इलेक्शन कमीशन के लिए भी सूटेबल हो, बजाय इसके कि वो अक्टूबर तक जाए या फौरन 20 दिन अप्रैल में हो, तो कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए भी इलेक्शन कमीशन के पास जजमेंट के बाद से, क्योंकि बीच में ये बात हुई थी कि हम वक्त देते हैं कि आप लोग जाए मुशावरत कर लें, कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, मंसूर अली शाह नहीं थे गालिबन, उन्होंने कहा था। दोबारा इसको वो देख लेंगे, लेकिन के जी चाहे कर ले वो पंचायती पार्टी जो शीरी मुजारी को कहा जाए कि आप अपने लीडर से बात कर लें। तो क्या इसमें ये स्पेस है कि इलेक्शन कमीशन जाके खड़ा हो जाए, बता दे कि जी हमें इतना टाइम चाहिए, तो ये कंसेंसस पार्टियां भी कर लें? इलेक्शन कमीशन को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, आज की जजमेंट से इलेक्शन कमीशन को कॉन्फिडेंस मिला है, और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ये टाइम पे इलेक्शन कराएगा। टाइम क्या है? हम यही तो टाइम ये देखें ना, मैंने कहा 90, किसी जज ने किसी ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ कि आप 90 दिन से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आगे कुछ थोड़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज आते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज की जजमेंट के बाद, मेरी अपनी हम्बल सी राय है, आज की जजमेंट के बाद दे विल मेक श्योर कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कंप्लाई करके इलेक्शन कराना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, गवर्नमेंट को लिखेंगे। पर आप एतजाज साहब को सुन रहे थे ना, तो हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दीज मैटर्स? बिकॉज गवर्नमेंट तो उन्होंने कहा इंटरिम जो है वो अजनबी हो जाएंगे, वो तो उसके बाद बड़ा प्यारा आर्गुमेंट था कि एक मैंडेट क्या होता है इंटरिम गवर्नमेंट का? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना और रूटीन के मैटर चलाना, उनका और कोई मैंडेट नहीं होता। तो वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो जाती हैं, लेकिन वजह यह हो रही है कि अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो एतमाद का इजहार इलेक्शन कमीशन पे किया है, वो सियासी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन पे करना चाहिए। केयर टेकर कैसे एक्सटेंड होगी? नहीं हो सकती। तो फिर जब दिन आगे निकल जाएंगे तो वो तो एक्सटेंड करनी पड़ेगी ना। आपने वो कैटेगोरिकली आगे नहीं करने, आपने ड्यू टू सर्टन लॉजिस्टिकल एरर्स, लॉजिस्टिकल इश्यूज आपने आगे करना है। देखे ना, बहुत सारी चीजें आप इंटरिम का टाइम बढ़ाना है ना। फिर देखे ना, इंटरिम तो ये होता है ना, इंटरिम खत्म कब होता है? मैं आता हूं अली साहब आपकी तरफ आता हूं। इंटरिम खत्म कब होता है? जब इलेक्शन हो जाते हैं। इंटरिम का ये नहीं होता कि वो एक 3 months 90 days का टाइम तो फ्रेम फिक्स है ना। आप कह रहे हैं इंटरिम प्रोलॉन्ग हो सकती है जितना इलेक्शन चला उसी वक्त तक। देखें ना, इंटरिम तो ये नहीं कर सकते ना कि 90 के बाद अजनबी कैसे हुए? अगर वो 20 दिन ऊपर जा सकते हैं फिर तो वो इंटरिम गवर्नमेंट है ना। वजह ये अजनबी, आप उनको सिर्फ लॉजिस्टिकली आपने जस्टिफाई करना है कि ये 15-20 दिन 1 महीना इस वजह से हमने जस्टिफाई करना है। इलेक्शन ईसीपी करेगा, ये ईसीपी करेगा। जी अली साहब, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। देखिए यार, मुझे समझ ये नहीं आ रही, और रज़ाक साहब ठीक बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं क्या इलेक्शन सिर्फ ये है कि मैंने उस दिन कराना है? इलेक्शन के लिए अगर आपको 45 डेज चाहिए तो आज आप उसको अनाउंस कर देंगे ना, चाहे 10 दिन वो आगे जा रहा है या 15 दिन आगे जा रहा है, तो उसकी कोई डेट अनाउंस करेंगे ना। आज कागजात नामजदगी जमा होगी, आज ये पब्लिश होंगे, आज इलेक्शन सिंबल होगा, इस दिन ये होगा, उस दिन। तो आप जिस दिन डेट दे देंगे फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, और 245 की तरह वो कंडोन होता है, कंडोन हो सकता है। ये नहीं कि आप इलेक्शन शेड्यूल ही ना दें 90 डेज के अंदर। जब इलेक्शन शेड्यूल आप दे देंगे फिर अदालत को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारे पास ये लॉजिस्टिक्स के इश्यूज थे और हम 10-15 दिन आगे चलेंगे, अदालत आपको कंडोन कर देगी। आप इलेक्शन शेड्यूल ही ना दें और 90 डेज के अंदर, और आप कहें कि जी नहीं मसला मसाइल आ गया, ये आ गया, फला आ गया, इस तरह नहीं होती चीजें। और दूसरी तरफ 2 ऑर्डर्स हैं, एक केपी का है, एक पंजाब का है। पंजाब के गवर्नर ने असेंबली नहीं तोड़ी, वहां सदर ममलिकत की जो डेट है जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, जो उसने गवर्नर को दी थी केपी में जो केपी में गवर्नर ने खुद तोड़ी है, तो गवर्नर को जो इलेक्शन कमीशन ने 9
से 13 अप्रैल के अंदर इलेक्शन कराने के लिए कहा था और गवर्नर मुकर गया था, तो सदर ममलिकत आप 9 अप्रैल करा दो, सदर ममलिकत की डेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन की डेट है। तो इसमें एक मसला है ना, देखिए ये जो आप हवाला दे रहे वो केपी वाला तो क्लियर हो गया ना जी, वहां तो गवर्नर ने तोड़ी थी, उन्होंने ही उसकी डेट देनी है। इधर गवर्नर ने नहीं तोड़ी थी तो इधर सदर मुमलिकत वाली 9 अप्रैल वाली डेट, यहाँ तो सदर ने कह भी दिया ना कि वो वापस लेने को तैयार हैं जो डेट केपी वाली थी। अब इसमें भी एक मसला है ना, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे ट्रांसमिशन के टाइम पे भी, अब वो जो अल जहाद ट्रस्ट केस मीनिंगफुल रिजल्ट 9 से 13 के दरमियान इलेक्शन हो रहे हैं, फाइन, और केपी का मसला है तो पंजाब इज सेटल्ड। अब केपी के इशू के ऊपर सिर्फ बात होगी। मीनिंगफुल कंसल्टेशन का लफ्ज है ना जी, के उसमें भी जो कंसल्टी है उसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, जो प्रेसिडेंट हमें पास में मिलती है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना, क्या वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उस 9 अप्रैल की डेट को, हमने डेट लिख के दी हुई है कि 9 से 13 के अंदर वो तैयार है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने को। सर वो जो डेट आपने दी है उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करे ना, कंसल्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, वहां पर सदर मुमलिकत की और इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट, उसमें हतमी राय नहीं हो सकती सदर साहब की। सदर को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करें और उनकी बात इस मामले में फाइनलिटी नहीं है, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन की होगी जो भी डेट होगी। देखिए ना, वो उन्होंने कह दिया ना कि आपने अगर ये इशू है कि सदर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी है कि जी इलेक्शन की डेट दे दी है, तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सदर साहब आपके पास ये इख्तियार नहीं है, आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजरे हों, और उसकी डेफिनेशन क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर अली नवाज अमान साहब इसका आप लेंगे एक ब्रेक के बाद। पीएमएलएन जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन अभी मौजूद नहीं है, वो चाहें तो ज्वाइन करके अपना जवाब दे सकते हैं, बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। अली नवाज अवान साहब, आप ब्रेक से पहले कोई बात करना चाह रहे थे? क्लैरिटी है, देखिए डिसीजन से आया क्या सामने कि 90 रोज में आपने इलेक्शंस कराने, और 90 रोज में अगर आपने इलेक्शन कराने हैं उसकी तरीकाकार बता दिए क्या, जो भी इबाहम थे कि किसी गवर्नर ने कि खुद असेंबली डिसॉल्व की और किसी ने खुद नहीं की, जहां जिसने खुद नहीं की है उधर बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया कि जो सदर मुमलिकत ने कहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उसको हम फाइनल समझा जाएगा, और आपने कंसल्टेशन करनी है सदर के साथ, और वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, वो 90 डेज के अंदर ही रहेगी। और केपी के अंदर भी आपको स्ट्रेट अवे उन्होंने बता दिया कि गवर्नर अपने आईनी इख्तियार से उसने तजावुज किया, इनहराफ किया। अब चीजें बड़ी क्लैरिटी से है। वहां पर तो सदर मुमलिकत ने भी थोड़ा सा तजावुज किया ना, क्योंकि वहां तो गवर्नर ने तोड़ दी थी, उधर तो डेट उन्होंने खुद ही देनी थी ना, वहां पर भी गवर्नर साहब सदर साहब ने वहां पर भी डेट दे दी थी 9 तारीख की। आदिल भाई देखें, वो बहस का ये मौजू नहीं है ना। अच्छा चले, लेकिन अली भाई एक मसला ये भी है ना, 90 डेज से तो ये काम अब वैसे भी ऊपर चला गया ना, अब तो बेरिस्ट मिनिमम की बात हो रही है ना, क्योंकि 90 डेज के अंदर तो ये नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद अब बेरिस्ट मिनिमम का मामला है ना, तो ये डिसाइड हो गया ना कि 90 डेज अगर उससे लॉजिस्टिकली कुछ 5-10 दिन ऊपर होते तो उससे पहले आपने इलेक्शन शेड्यूल तो देना है ना, कि हम लोग लेट्स सपोज 25 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल देते हैं तो 25 दिन तो काउंट हो जाएंगे, और उसमें 15 दिन का ऊपर मार्जिन आ गया। अच्छा, मैं आपसे जरा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद मैंने जरा शुएब साहब से टेक्निकल बातें करनी है। मुझे बताएं, अगर वो कहते हैं अगस्त की कोई डेट है, जुलाई की कोई डेट है, अक्टूबर भी नहीं है, जुलाई की कोई डेट है, और आप लोगों को भी कहते हैं आप जुलाई पे आ जाए, तो इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन आप लोग तलाश करने को तैयार हैं कि हाँ ठीक है जुलाई तक ना आपकी ना हमारी बीच तो है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर आइन के अंदर डिफाइंड है कि असेंबली खुद तोड़ी जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, अगर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए तो 60 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर आपको उसके अंदर 245 आपके पास है कि आप थोड़ा सा टाइम कंडोन कर सकते हैं सर, लेकिन वो तो जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है ना कि पार्लियामेंट जाके अगर कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है तो हम ऊपर नहीं आएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कल बात की ना, आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि अगर लेजिस्लेशन भी रिक्वायर्ड हो कुछ और एक्सपेंशन के लिए, एक्सटेंड करने के लिए मामले को, तो क्या आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि हाँ जी हम लेजिस्लेट करके मामले को जो है वो थोड़ा सा सेटल डाउन कर लें, ताकि ये डस्ट सेटल हो
बाकी बात आपकी ठीक है, वो तो डस्ट क्रिएट की जा रही है, डस्ट कोई नेचुरल तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हर प्रोविजन का जवाब ईसीपी का चेयर, ईसीपी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जो प्ली ले रहे हैं वो ये है ना कि वो कह रहे हैं ना मुझे रिसोर्सेस मिल रहे हैं ना फंड्स मिल रहे हैं। चले ये बात आपकी कि आप कहते हैं कि आप लोग इससे आदिल भाई उनके जो सवालात हैं उनका जवाब आ गया आज के डिसीजन में कि हर इदारा ओबे करेगा। जिस दिन इलेक्शन कॉल होंगे, चाहे आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए या किसी किस्म की लॉजिस्टिक, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी सूरत आगे अब जाने को तैयार नहीं है, चाहे 2 महीने। भाई हम कौन होते हैं आगे जाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं दे रहा सर? लेकिन उन्होंने अभी भी इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में गेंद रखी है अली साहब, अभी भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप बेरस मिनिमम। अब इलेक्शन कमीशन रिसोर्सेज कितनी जल्दी लेता है, कितनी जल्दी कंडक्ट कराता है, रमजान को बहाना बनाता है, फंड्स को बहाना नहीं बनाता। जरूरत नहीं है, खुदा वास्ते जरा समझे, जो उसको रिसोर्सेज नहीं देगा, जो इदारा उसको रिसोर्सेज नहीं देगा, वो तौहीन अदालत की मौत में चला जाएगा। और आपने मुझे पहला सवाल किया था कि इनके कंटेम्प्ट नहीं लगती, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है वजीर आजम की? क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगी यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर? क्या उनको नाअहल नहीं किया गया? नहीं सर, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इम्यूनिटी होती है ना, प्राइम मिनिस्टर को तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है ना, प्राइम मिनिस्टर की तो और पोजीशन होती है ना यार। सर वो अपना वो उन पे लग सकती है, एग्जेक्टिव है ना वो, उसका मसला एग्जेक्टिव पे लग सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल में गवर्नर्स कवर होते हैं, प्रेसिडेंट की इनको इम्यूनिटी होती है। उनका काम इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ अली भाई, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि वजीर आजम एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो उसके पास वो इम्यूनिटी नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर्स के पास है। इम्यूनिटी और चीज होती है, इम्यूनिटी सिर्फ किन किन ओहदों के पास मौजूद है। चले मैं आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, मैं आपका पॉइंट भी ले लेते हैं, आपका नुक्ता भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, आप मुझे जरा ये बताएं, ये बहरान मतलब ऑब्वियसली एक तरफ हाई कोर्ट्स में उनको पॉलिटिकल बैटल लड़ने के लिए तो बहुत मवाद मिल गया कि हाई कोर्ट्स में था काम, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, फैसला कर दिया, अब फंसा दिए सारे। अब इस जजमेंट का आगे ये तो कहते हैं हम 15 दिन से आगे नहीं जाएंगे, वो कहते हैं 15 दिन भी छोड़ दें, वो नए नए नुक्ते निकाल रहे हैं उसके अंदर से कि जी ये इसमें ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और अगर वो बीच का कोई रास्ता ढूंढने ये तैयार नहीं है, तो आप मतलब इस जजमेंट की वजह से मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? या कंडक्ट ऑफ द जुडिशल क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा मैंडेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया है और ये डायरेक्शन दे दी गई है टू द एग्जीक्यूटिव का, आप इनको सारा कुछ प्रोवाइड करें, ठीक है। आपको याद होगा कि वो रात को 12 बजे एक जजमेंट अदालत खुल गई थी, टाइम 12 बजे का दिया गया था कि जी आप इसको प्रोसेस करें, अदालतें खुल गई थी। उस वक्त भी यही बात हुई थी, पिछले साल की बात कर, पिछले साल की बात कर, रात को क्या कहा गया था कि 12 बजे अगर आप इसको प्रोसीड नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे, ठीक है। ये भी सिचुएशन कैसी है, अभी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें, ऐसे उसके बाद भी दोबारा खुली अदालत, इनके लिए भी खुली, उनके लिए भी खुली। कहने का मकसद क्या है कि अगर अदालत कह रही है, अदालत ने अभी बॉल जो है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी है, उसको कहा है कि, और साथ एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा, कि ये आइन की मंशा है, ठीक है। अगर लॉजिस्टिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो आप उसको जस्टिफाई करके आप बताएंगे। ये नहीं हो सकता, ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन पे आप सुप्रीम देयर हैज टू बी अ लॉजिकल और मतलब की बात है ना, ऑब्जेक्टिवली आपने डिफाइन करना है। अगर आप देखें आज इलेक्शन कमीशन के एक आज सुबह इजलास हुआ है, एक शाम को एक कल इजलास हो रहा है, तो आपको तो ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक्सपेडाइट कर रहे हैं प्रोसेस को, करना चाहिए। देखिए उनकी दे नीड टू, दे पहली बार आप उनको गालियां नहीं दे रहे, आप उनको बुली नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है ना, मैंडेट उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेट तुम्हारे पास है, आप इसको करो। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी एतमाद करना चाहिए अपने पे, और इस चीज़ को उसका इदराक होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, आइन की मंशा है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और वो सारे एफर्ट्स कंक्लूड करे, उनको कंसोलिडेट करे और इलेक्शन के लिए तैयारी करे। थैंक यू सो मच बैरिस्टर शुएब साहब। अली नवाज अवान साहब मौजूद थे। इंस्टीट्यूशन ने 90 दिन का कहा, मामला खिंचते खिंचते आगे चला गया या जा रहा है। आइन जो रास्ता देता है उसी रास्ते का इंतखाब करते हुए सियासी जमातों को, हुकूमत को ये आगे बढ़ना चाहिए और इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा जो भी टैक्टिक्स अडॉप्ट की जाएंगी वो किसी के भी फेवर में नहीं होंगी।
इसी तरीक़ाकार को अपनाएं जो आइन वज़ा करता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।